नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का और आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। 5 राज्यों में चुनावों से पहले हर सियासी पार्टी जनता को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है। हाल ही में बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे कराकर सियासी तपिश को और ज्यादा बढ़ा दिया है, लेकिन विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले राजस्थान में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। सीएम अशोक गहलोत ने अब जातिगत जनगणना की जगह सर्वे करवाने का ऐलान किया है। आचार संहिता से जातिगत सर्वे अटकने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि बिहार की तर्ज पर हम जातिगत सर्वे कराएंगे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर चुनावी साल में ये जाति का रण आखिर क्यों? इससे पॉलिटिकल पार्टियों को क्या फायदा होगा? नीतीश कुमार ने जातिगत सर्वे कराया, उसके बाद आखिर कांग्रेस की तरफ से भी ये रट क्यों लगाई जा रही है? इस पर आगे करेंगे चर्चा। विस्तार से चर्चा की अभी अच्छा किया करेंगे। मुख्य फैसला बहुत इम्पोर्टेंट किया गया है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा था रायपुर के अधिवेशन के अंदर कांग्रेस अधिवेशन जातिगत जनगणना की प्रस्ताव पास हुआ। वो हमारे अहम बात है कि हमारे महाधिवेशन कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस के महाधिवेशन उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरफ जातिगत जनगणना करना है। तो सुप्रीम कोर्ट तक में बहस हो चुकी है, हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, बिहार गवर्नमेंट पक्ष के अंदर आ गया है। तो वही मॉडल हम अपना रहे हैं जो बिहार गवर्नमेंट ने किया है, वही मॉडल जो है राजस्थान मॉडल करेंगे। सर्वे होगा, ठीक है। सेंसस जो होता है जनगणना वो भारत सरकार ही करा सकती है, वो राज्य सरकार करा नहीं सकती है। ये खाली सर्वे हो रहा है, परिवारों का सर्वे हो रहा है, आर्थिक स्थिति मालूम पड़ जाएगी साथ। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है और हमारी पार्टी का कमिटमेंट है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इतने परेशान और इतने घबराए हुए हैं, निर्णय कर रहे हैं और ये जो बार बार जनता को लुभाने का वायदा कर रहे हैं, जनता इनसे पूछना चाहती है कि आपकी सरकार को लगभग 5 साल हो गए, आपने जब से कुछ क्यों नहीं किया? जनता समझती है और कांग्रेस की आदत भी समझती है। कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार तुष्टीकरण के आधार पर और इस तरह के लुभावने वादा दे करके सरकार में आई है और जनता इसको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। इसलिए इस तरह के लुभावने वादों में राजस्थान की जनता आने वाली नहीं है। आने वाले समय में जनता कांग्रेस को सबक सिखाने का मूड बना करके बैठी है। तो आखिर जातिगत जनगणना से किस पार्टी को कितना फायदा होगा? चुनावों से पहले ही इसका जिक्र क्यों हो रहा है? इस पर आगे चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अरविंद मोहन, कंसल्टिंग एडिटर, ITV नेटवर्क। हिमांशु भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही साथ रेजिडेंट एडिटर राजस्थान मनु शर्मा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत इंडिया न्यूज पर। पहले मनु शर्मा जी से मैं शुरुआत कर लेती हूँ। मनु जी, चूंकि आप कई सालों से राजस्थान को कवर करते आ रहे हैं, बहुत करीब से अशोक गहलोत को भी जानते हैं, अशोक गहलोत के इस बयान को कैसे देखा जाए? क्या चुनावी शिगुफा है ये या फिर मास्टर स्ट्रोक कहें इसे अशोक गहलोत का? देखिए, मास्टर स्ट्रोक तो कई लगा रहे हैं, लेकिन उसमें एक ये मास्टर स्ट्रोक जोड़ा जा सकता है जिसके अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगर बात करें तो 2 अगस्त को राजस्थान विधानसभा में एक संकल्प पारित किया गया था, जिसके अंदर जातीय जनगणना का संकल्प लेकर के उन्होंने केंद्र को भिजवाने की बात कही थी, लेकिन वो गया नहीं था पत्र। इसके बाद में 9 अगस्त को राजस्थान के अंदर डूंगरपुर के अंदर एक सभा होती है जिसके अंदर राहुल गांधी आते हैं और उन्होंने वहां से ये ऐलान किया था। अब लेकिन जब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, ऐसी स्थिति के अंदर परसों जो है उन्होंने इसकी घोषणा करी, पहले जातिगत जनगणना की घोषणा करी और अब देखा कि कभी भी चुनाव आचार संहिता लग सकती है, तो उन्होंने इस अपने वादे को पूरा करने के लिए सीधे तौर पर जातीय सर्वेक्षण करवाने की बात कह के कल रातों रात इसका ऑर्डर निकलवाया। समाज कल्याण विभाग के डॉक्टर समीर शर्मा जो सेक्रेटरी है, उन्होंने रात को 10 बजे इसका ऑर्डर जारी कर दिया। तो ये बिल्कुल समझा जाना चाहिए कि इसका कितना राजनीतिक लाभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजस्थान की सरकार लेना चाहती है। वो इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि कितनी जल्दबाजी के अंदर तुरंत मुख्यमंत्री ने दिन में कहा
और शाम को इसका ऑर्डर निकल जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये सीधे तौर पर राजनीतिक लाभ लेने की बात है इसका। राजस्थान के अंदर देखें तो सबसे बड़ी कास्ट बेसिस जो अगर ओबीसी का अगर सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है इसको लेकर के, तो इसकी राजस्थान के अंदर अभी संख्या 21% है। इसको बढ़ा करके लगातार डिमांड चल रही है राजस्थान के अंदर कि इसको 27% किया जाए। हाँ। और राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हरीश चौधरी, जो पंजाब के प्रभारी भी रह चुके हैं, उन्होंने इसको लेकर के पूरा बड़ा आंदोलन भी किया। ठीक है मनु ये जी, काम चूंकि फिगर मुख्यमंत्री आपने कुछ अशोक सामने गहलोत रखा, 2 महीने आपके जी पास बिल्कुल। आगे मैं वापस लौटूंगी तो पूरा अंक गणित आप बताइएगा जातियों का राजस्थान में फिलहाल क्या कहता है। अरविंद मोहन जी सर, कैसे इसे देखते हैं? चुनाव बेहद नजदीक है, किसी भी दिन किसी भी वक्त चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में क्या ये पॉसिबल है कि उससे पहले ये कास्ट बेस्ड सर्वे जो है वो करवाया जा सके? क्या मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इसे आप देखते हैं अशोक गहलोत का? क्या फायदा हो सकता है इससे गहलोत को? देखिए, ये अगर सर्वे कराना होता और उसके बेसिस पे कोई फैसला करना होता, रिसोर्स एलोकेशन, रिजर्वेशन, इन सब की बात जो की जा रही है, तो अब तक रुका नहीं रहता मामला। ये पॉलिटिकल मामला है और चुनाव को ध्यान में रख के किया गया है। लेकिन राजस्थान की पॉलिटिक्स जिस तरह से बदली है, रजवाड़ों से लेके और अगड़ों के दबदबे से, उस हिसाब से ये पॉलिटिकल काफ़ी बड़ा फैसला है और इसका असर होगा। इसका एक सामान्य असर तो हम ये मानते हैं कि कास्ट का डिस्कोर्स जब हावी होगा तो कम्युनल डिस्कोर्स कटता है, वो कम्युनल डिस्कोर्स नीचे आता है, क्योंकि बीजेपी की पॉलिटिक्स हिंदू पोलराइजेशन की, कंसोलिडेशन की है, जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है 80%, तो वो डिस्कोर्स कटता है। हिंदू सोसाइटी अगर बटेगी जाति के लाइन पे तो फिर बीजेपी को उससे नुकसान होगा। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा राजस्थान के लिए ये है कि जो राजे रजवाड़ों के दिन थे वहाँ, और जिस तरह से वो विधानसभाओं को भी बाद में प्रभावित करने लगे अगड़े और राजे रजवाड़े, उस हिसाब से एकदम साफ चेंज दिखाई दे रहा है। और अशोक गहलोत एक तरह से उसके प्रतिनिधि हैं कि पिछड़ा हो के वो इतने दिन से और ऐसा शासन चला रहे हैं। उनको चुनौती देने वाले सचिन पायलट भी उसी कम्युनिटी से आते हैं। बीजेपी में भी जो लीडर निकल के आए हैं इधर कई, उनमें भी ये गिनती बहुत तेजी से हो रही है। तो अगर कास्ट का डिस्कोर्स ऊपर आता है तो कम्युनल डिस्कोर्स को नुकसान होगा और बीजेपी को नुकसान होगा। कम्युनल डिस्कोर्स अगर नीचे पड़ता है तो प्रधानमंत्री के पास कई चीज़ें हैं जो रिएक्ट तो कर रहे हैं इसको लेके काफ़ी तेज, लेकिन बेहतर ये है कि वो इन सबसे ऊपर उठ के डेवलपमेंट के प्लान पे खेलें, अपनी पर्सनालिटी पे खेलें, अपने सीएम कैंडिडेट की पर्सनालिटी पर खेलें। वो अगर कास्ट और कम्युनल डिस्कोर्स पे आएंगे। ठीक है अरविंद सर, मैं हिमांशु जी का रुख कर लेती हूँ। हिमांशु जी, क्या लगता है आपको? चुनाव सर पर हैं, कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ये तो साफ है कि अभी इस वक्त पर नहीं हो सकता कास्ट बेस्ड सेंसस, लेकिन इसका जिक्र करना ठीक चुनावों से पहले आपको लगता है कुछ फायदा पहुंचाएगा? कितना फायदा किसको, कितना नुकसान किसको? मैं तो ये समझता हूँ कि इसका फायदा नहीं बाकी नुकसान होगा। उसकी वजह ये है, मेरा सीधा गणित है कि कास्ट बेस्ड सर्वे की बात या सर्वेक्षण की बात कब आती है? जब विपक्षी पार्टियों ने देख लिया कि हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी का वोट काटना बहुत मुश्किल है, उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल। तो अभी क्या बच क्या गया? तो हिंदू को अलग अलग वर्गों में बांट दो। हिंदू को ये रियलाइज कराओ कि आप हिंदू नहीं, आप ये कास्ट से हो, आप एक्स कास्ट से हो, आप वाई कास्ट से हो, आप जेड कास्ट, और अंदर झगड़ा हो, तभी जाके उनके वोट कटेंगे। और यही पैंतरा विपक्ष अपनाना चाहती है चुनाव के सामने। मेरी तो सीधी समझ है, मगर आज देश में जो स्थिति है और आज की जो बात है, जैसे अरविंद मोहन जी ने कहा कि अगर करवाना ही होता तो अब तक ठहरते क्यों? ये हो जाना चाहिए था पहले, मगर हुआ नहीं। और दूसरी तरफ हम देखें तो माइनॉरिटी का तुष्टीकरण, लघुमती का तुष्टीकरण किया जा रहा है। अभी लघुमती में भी 10, 15, 20, 50, 70 जितनी सब कास्ट है, मगर उसकी कोई बात नहीं करता। ठीक है, ठीक है हिमांशु जी। प्रेम जी का मैं रुख कर लेती हूँ। प्रेम जी, हमें तो सिखाया गया बचपन से ही कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, बुद्ध, जैन, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो फिर आखिर ये राजनीतिक दल अब लोगों को जातियों में बांटने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? प्रेम जी। देखिए अंजलि जी, ये समझ के जातियों में बांटने का प्रयास आज के राजनीतिक दल कर रहे हैं, ये समझ ही अधूरी है। जाति
पर हमारा समाज आज नहीं बटा है। आज कोई मंडल कमीशन आ गया कि आरजेडी बन गई कि जेडीयू बन गया तो उससे जाति में बट गया, ऐसा नहीं। जाति में बटा हुआ हिंदू समाज है, था और रहेगा कि नहीं रहेगा, वो डिपेंड करता है कि आर्थिक समानता के स्तर पर, सामाजिक समानता के स्तर पर हम कितनी ऊंचाई हासिल करते हैं। अगर जातिगत जनगणना अगर जातिवाद है, फैक्ट्स को पता करना अगर जातिवाद है, तो फिर इसी जातिगत जनगणना 1931 के आधार पर मंडल कमीशन को हम क्यों लागू किए हुए हैं? भाई मंडल कमीशन जब लागू होगा तो मॉडर्न जो गिनती होगी उसके हिसाब से अद्यतन जो है अपडेटेड जनगणना होनी चाहिए। यानी कि आप तो कह रहे हैं ये कि अशोक गहलोत ठीक कह रहे हैं और सभी राज्यों में फिर जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। ये ठीक है, ये आवश्यकता है, क्योंकि जातीय जनगणना हुए बगैर ओबीसी का नुकसान हो रहा है। 27% उनको आरक्षण मिल रहा है, जबकि उनकी जनसंख्या बिहार के में देखें तो 63% आई है पूरे देश में। 31 की जनगणना के अनुसार भी 52% है। तो 52% वाली आबादी को 27% रिजर्वेशन ये कह के दिया गया कि हमारी संवैधानिक बाध्यता है, हम 50% से ज्यादा नहीं दे सकते। अब 50% की बाध्यता खत्म हो चुकी है, क्योंकि जब से 10% जनरल कास्ट के लिए आया वो सीमा टूट चुकी है। जब सीमा टूट चुकी है तो वो तर्क जिंदा हो गया है कि जब आबादी 50% से ज्यादा है तो मंडल कमीशन के तहत 27% ही ओबीसी को क्यों मिलेगा। ठीक है, आगे मैं हिमांशु जी से ये सवाल करूंगी। हिमांशु जी की क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ कास्ट बेस्ड जो सेंसस है उसी के आधार पर सभी जो वर्ग हैं, जो धर्म जाति हैं, उनको इक्वल राइट मिल सकता है? लेकिन पहले मनु जी के पास मैं चलती हूँ। मनु जी, अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने चूंकि जिक्र किया इस बात का, बिहार में तो हो चुका है, लेकिन राजस्थान के सीएम चुनावों से पहले इसका जिक्र कर चुके हैं। अब राजस्थान में क्या अंकगणित कहता है जातियों का, ये आप बताइए। देखिए, जातियों की अगर बात करें सीधे तौर पर ओबीसी का जो वर्ग है राजस्थान के अंदर, ओबीसी के अंदर करीबन 50% जो जातियां हैं वो इसके अंदर आ रही हैं। ओबीसी में 50 जातियां शामिल है, सॉरी। तो वो सीधे तौर पर खासा प्रभाव रखती है अपना। आज राजस्थान की राजनीति में देखें तो 200 में से जो विधानसभा सीटें हैं, 60 सीटों पर ओबीसी के लोग बैठे हुए हैं। सीधे तौर पर अगर देखें 25 जो लोकसभा की सीटें, 11 सीटें जो है ओबीसी के बड़े वर्ग के पास में। तो ऐसी स्थिति के अंदर सबको लगता है कि एक बड़ा वोट बैंक इससे प्रभावित हो रहा है और ये करवाया जाना जरूरी है। खुद मैंने जो अभी इससे पहले जो मैं बात कर रहा था, पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी, उन्होंने तो आंदोलन छेड़ दिया अपनी सरकार के खिलाफ में। अपने जो ओबीसी वर्ग है उसका वोट का लाभ लेने के लिए सरकार के सामने बड़ी परिस्थितियां, पेचीदगियां खड़ी कर दी। और ऐसी स्थिति के सामने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3-4 महीने पहले भी इस पर निर्णय करने वाले थे, लेकिन लगातार कांग्रेस के अंदर भी इस बात को लेकर के सीधे तौर पर एक राय नहीं बन पा रही थी। लेकिन जब से राहुल गांधी ने ये सारा मुद्दा उठाया नेशनल पे और अपने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक फैसला लेना पड़ा और आखिर में चुनाव से ऐन वक्त पहले उस फैसले को लेकर के उन्होंने ऑर्डर जारी कराए और अब ओबीसी वर्ग पर सीधे तौर पर निशाना है कि वहां उनके कितने ज्यादा वोट लिए जा सकते हैं। खुद मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से हैं। राजस्थान के अंदर जो अभी उनके साथी है कांग्रेस के अंदर ज्यादातर वो लोग इससे आ रहे हैं। तो एक दबाव जो है मुख्यमंत्री पर काफी था और केंद्र के जो नेताओं ने जब अब निर्णय कर लिया है, बार बार में जब उनसे कल भी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि केंद्र के नेताओं ने ये सारा फैसला कर लिया और उसी के आधार पर हम लोग सारा ये निर्णय कर रहे हैं। तो एक मुख्यमंत्री खुद भी इस बात को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं कि चुनाव में इसका कितना फायदा उठाया जा सकता है। तारीखें मैंने आपको पहले बताई, 2 अगस्त और 9 अगस्त को जब हो गया था ये निर्णय, तो इसको जब लागू करने का ऐन वक्त पर क्यों फैसला किया जा रहा है कि जब चुनाव के अंदर उतारना है, आचार संहिता लगने वाली है, ऐसी स्थिति के अंदर जब उतर रहे हैं तो सीधे तौर पर इसका लाभ। ठीक है मनु जी। अरविंद सर का मैं रुक करती हूँ। अरविंद जी, क्या एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है अशोक गहलोत को? क्या उन्हें डर लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ कौन से मुद्दे वो उठाएं, या फिर इन 5 सालों में उन्होंने जो काम किया उसको लेकर वो नहीं जा सकते, मिशन रिपीट मुश्किल लग रहा था और इसीलिए चुनावों से ठीक एंड वक्त पर इस तरह के सर्वे का जिक्र? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी तो निश्चित रूप से होगी और राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का एक चलन सा है, तो वो बात जरूर उनके खिलाफ जाती है। लेकिन अभी अचानक जो जाति का सवाल आया है वो नीतीश कुमार के फैसले से आया है और नीतीश कुमार ने वो फैसला भी किया, सर्वे भी करा लिया, जनगणना भी करा लिया, उसके रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिए और वो सब पार्टियों की मीटिंग बुला के उसके बारे में कोई फैसला भी करना चाहते हैं। और बिहार के गणित से जो चीज़ें निकल के आई हैं उससे ये भी लगता है कि जो परसीव नोशन है कि कास्ट कितनी है और कौन कास्ट कितनी है, उससे स्थितियाँ बदली हैं। बिहार में ही जो कोयली कुर्मी को लेके लग रहा था कि वो काफ़ी उनकी संख्या है, उनकी जगह एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट की संख्या काफ़ी ऊपर आई है।
तो अब उनके लिए भी ये मांग शुरू हो जाएगी कि उनको उनका हिस्सा मिलना चाहिए। तो बिहार में ये ओबीसी कैटेगरी भी 2 हिस्से में बांट दी गई है, दलित वोट भी 2 हिस्से में बांट दिया गया है। तो ये गणित राजस्थान के लिए भी मुझे लग रहा है, ये छत्तीसगढ़ के लिए भी, क्योंकि वहाँ भी ओबीसी चीफ मिनिस्टर हैं। मध्य प्रदेश में अभी ओबीसी चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन जो बीजेपी की स्थिति है उसमें मेरे ख्याल वो वहाँ कुछ बोलने की स्थिति में नहीं। बिहार के बीजेपी ने तो सपोर्ट किया इसका, लेकिन नेशनल लेवल पे जिस तरह से प्रधानमंत्री का रुख है और बीजेपी का रुख है, उसमें ये लगता है कि ये पॉलिटिकल गेम होगा, एक गिनती के पक्ष में होगा, कास्ट सेंसस के पक्ष में, और दूसरा ग्रुप उसके खिलाफ होगा। और इसी से ये लग रहा है कि चुनाव एक बार फिर जाति और धर्म पे शिफ्ट हो रहा है, और उसमें ये गुंजाइश बन रही है कि कास्ट का डिस्कोर्स कम्युनल डिस्कोर्स को काटे और एक दूसरे के खिलाफ। अब ये देखना होगा प्रधानमंत्री की पर्सनालिटी या डेवलपमेंट का रिकॉर्ड और उनके काम का रिकॉर्ड, इन चीज़ों पे भारी पड़ता है या वापस चीज़ें फिर उस दौर में जाती हैं। निश्चित रूप से 30 साल पहले का दौर वापस नहीं आएगा, लेकिन बदलाव जरूर एक नया बदलाव है, क्योंकि मंडल 30 साल पहले जहां आके रुक गया था, ये उसके अगला ठीक है अरविंद जी। हिमांशु जी का मैं रुक कर लेती हूँ। हिमांशु जी, क्या आपको लगता है जातिगत सर्वेक्षण ही सिर्फ बाकी जो सभी धर्म हैं, जाति के लोग हैं, उन्हें इक्वल एक स्टैंड दे सकता है? क्या कोई और तरीका नहीं है? क्या आप इसे वक्त की जरूरत समझते हैं, जैसा कि कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है? हालांकि एक धड़ा ऐसा भी जो कह रहा है कि बांटने का काम राजनीतिक दल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हिमांशु जी? नहीं, मेरा सवाल ये है जाति और धर्म। अभी देखिए, आप ही ने कहा जाति धर्म, अभी जाति एक बात है, धर्म अलग बात है। अभी यहाँ पर तकलीफ क्या है कि एक तरफ हिंदुत्व की वोट है, अभी हिंदुत्व की वोट होने के साथ में बहुत सी जातियां हैं वहां पर, तो अभी विपक्ष क्या सोच रहा है कि ये जातियों के अंदर अंदर कूद डाला जाए, जातियों को तोड़ा जाए और उनके वोट को विभाजित किया जाए, जबकि हमारा माइनॉरिटी अपीसमेंट करके जो वोट है वो वोट वैसे का वैसा रहे। देखो, ये बात ऐसी है कि इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है, मगर मैं नहीं समझता कि अभी के चुनाव में, अभी ये साल के होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में, मतलब राजस्थान के चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में, इसका कोई भारी असर पड़ने वाला है। क्योंकि पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ इज एन ओबीसी। बात करें तो राजस्थान में तो बात करें तो वो सीधा कहेंगे हम ओबीसी है। और जब भाजपा की कैडर को आप देख लो, भाजपा के संगठन को आप देख ले, भाजपा के मंत्रियों को आप देख लो, तो आपको हर एक जाति का प्रतिनिधित्व वहां पर मिलेगा, तो वो हिसाब से तो वो काउंटर कर जाएंगे। मगर तकलीफ कहाँ है कि जब ऐसे चुनाव आते हैं तभी ये सब मुद्दे इकट्ठे करके सामने रख दिए जाते हैं कि जैसे कि देश में कुछ सही हो ही नहीं रहा है। लेकिन सवाल ये है ना कि क्या जातिगत जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा हो जाएगा? डेवलपमेंट पर प्रेम जी, क्या बात नहीं होगी? विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, कई मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए, जिन पर सवाल पूछे जाने चाहिए सरकार से, लेकिन एंड मोमेंट पर आप आते हैं और फिर जातीय जनगणना का जिक्र कर देते हैं, तो क्या फिर पूरा चुनाव उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा? देखिए अंजलि जी, मुद्दे को देखने का अपना नजरिया होता है और राजनीतिक दल इसमें कोई संदेह नहीं कि टाइमिंग के हिसाब से मुद्दे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना जाति को तोड़ने वाला है ऐसा परसेप्शन लेके हम क्यों खड़े हो गए? भाई जातिगत जनगणना ही तो हो रही है। आरक्षण को आप बोलिएगा कि समाज को तोड़ने वाला है, तो क्यों चल रहा है आरक्षण देश में? तो ये परसेप्शन जो है ये दलित और पिछड़ा विरोधी मानसिकता का प्रकटीकरण है। जाति आज से नहीं बनी है, मैं फिर कर रहा हूँ। आरक्षण की व्यवस्था आज नहीं हुई है, बाद में मंडल कमीशन आए, SC/ST के लिए बहुत पहले से थी। अभी चुनाव के समय में ये मुद्दा बना है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी ओबीसी से हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपना नाम ओबीसी में जुड़वाया था अपनी जाति का, लेकिन ओबीसी विरोधी राहुल गांधी को जो बनाने की कोशिश की गई थी मोदी सरनेम विवाद में, उसके बाद कांग्रेस भी इसकी भरपाई कर रही है। जातीय जनगणना मुद्दे पर आज ओबीसी के सबसे बड़े पैरोकार के रूप में कांग्रेस दिख रही है। नीतीश कुमार उनके साथ खड़े हैं। राजस्थान सर्वे लेके आने वाला है, कर्नाटक में सर्वे हो चुका है, कभी भी घोषणा हो सकती है।
इसी तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम है, वो भी कांग्रेस ने मुद्दा अडॉप्ट कर रखा है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो चुनाव में इस्तेमाल किए जाने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मुद्दे विकास के विरोधी हो गए। और राजस्थान में तो कांग्रेस सत्ता में है, वहां पर विपक्ष वाला नैरेटिव नहीं है। वहां पर सारे सर्वे कह रहे हैं कि बीते 2 महीने में कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई है। फिर भी वो कांग्रेस चाह रही कि रिवाज खत्म हो, इसके लिए कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेले, तो वो उनको लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, तो वो इस रूप में इसके टाइमिंग का और चुनाव के हिसाब से इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मुद्दा खारिज कर देने योग्य है। चलिए ठीक है, ये आपको लगता है ऐसा। अब जनता क्या सोचती है ये भी बहुत जरूरी है जानना। मनु शर्मा जी, चूंकि राजस्थान में चुनाव बेहद नजदीक हैं, ऐसे में जब मुख्यमंत्री ने ये जिक्र छेड़ दिया है जातीय जनगणना का, सर्वे का, वहां के लोग क्या सोच रहे हैं इस पर? लोगों के बीच किस तरह की चर्चा है इसको लेकर? देखिए, लोगों के बीच में राजस्थान के अंदर जो पहले जो ये जो जनगणना के कोई आंकड़े जो सामने लोगों के सामने आए हुए हैं वो 1931 के हैं, 2011 के अंदर हुई, उसके आंकड़े सामने नहीं आए। अब लोगों को जो जिस तरह से आज भी युवा वर्ग है, ओबीसी वर्ग के लोग हैं, वो खास तौर से इस बात को चाह रहे हैं। राजस्थान के अंदर भी ये पहले से जो डिमांड मैंने आपको बताई कि राजस्थान के अंदर उठ रही थी, लगभग 6 महीने से चल रही थी, तो वो लोग तो चाह रहे हैं किसी ना किसी रूप में ये आंकड़े एक बार सामने आते हैं तो रिजर्वेशन का जो आंकड़ा है उनका वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। यानी जो आज 21% जो सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग के पास में, उसको बढ़ा करके अब 27% करवाना चाह रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर भी सबसे ज्यादा संख्या जो है ओबीसी वर्ग की जो आंकड़े वाइज अगर देखें तो उसकी निकल करके सामने आती है। ऐसी स्थिति के अंदर उनका तो साफ तौर पर यही कहना है कि एक बार अगर ये आंकड़े सामने आते हैं तो आने वाली सरकारों के सामने ये एक बार अपना पक्ष मजबूती से रख सकते हैं कि रिजर्वेशन का जो कोटा है 127% हो जाए, जिसका नौकरी और राजनीतिक दोनों आरक्षण के अंदर उनको लाभ मिल सके। ठीक है अरविंद मोहन सर, चूंकि तारीखों का ऐलान होने वाला है, ऐसे में क्या ये पॉसिबल होगा? ये तो साफ है कि फुटेज के लिए, अपना चुनावी एडवांटेज लेने के लिए अशोक गहलोत ने इसका जिक्र कर दिया, लेकिन क्या लगता है कि बीजेपी को लॉस हो सकता है इससे? निश्चित रूप से अगर ये कार्ड चल गया, और लग रहा है कि चल गया, जिस किस्म का रिएक्शन लोगों से भी मिल रहा है, कांग्रेस से भी उत्साह से, जिस तरह से कांग्रेस के लोग, कांग्रेस कोई रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं रही है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो वो परसों धूल फांकती रही, वो लागू कराया वीपी सिंह ने। तो अब कांग्रेस को लग रहा है कि ये संजीवनी हाथ में लग गई है और इससे हम बहुत ताकतवर हो जाएंगे। और जिस तरह से बीजेपी रिएक्ट कर रही है, असली उस तरफ का मामला है कि प्रधानमंत्री ओबीसी हैं। अब तक वो क्लेम करते थे अपना ओबीसी ही नहीं, ये भी कि मुल्क को पहला प्रधानमंत्री दिया हमने ओबीसी। तो अब जिस तरह से रिएक्शन अचानक बीजेपी की तरफ से आने लगा है, वो बताता है कि ये मुद्दा कहीं असर कर रहा है। और जमीन पर अगर असर करेगा तो जो मैंने पहले कहा कि कम्युनल डिस्कोर्स कटेगा, फिर जो हिंदू हिंदू करके जो काफी पोलराइजेशन किया गया था, वो पोलराइजेशन टूटेगा। और ये चीज एक चीफ मिनिस्टर अगर ओबीसी खुद भी हैं और ट्रैक रिकॉर्ड उनका गवर्नेंस का कोई बुरा नहीं है, मैं अच्छा तो नहीं कहूँगा लेकिन कोई बुरा नहीं। इस हिसाब से बीजेपी की बारी थी, अपनी बारी को अशोक गहलोत इससे मजबूत करेंगे। सचिन पायलट भी मुझे लगता है इस सवाल पे कुछ बोलने की स्थिति में नहीं होंगे, बल्कि सपोर्ट ही करेंगे, क्योंकि उनको ये उनकी भी पॉलिटिक्स है। और जब राहुल गांधी ने कह दिया तो कांग्रेस पूरी तरह से इसके पक्ष में आएगी। ठीक है, तो ये पॉलिटिकली एक तरह जी, चुनाव का इशू बदलने वाला होगा। जी हिमांशु जी, हमने प्रियंका गांधी को भी जातिगत जनगणना का जिक्र करते सुना है। अशोक गहलोत ये कह ही चुके हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो भूपेश बघेल भी इसकी पैरवी करते नजर आ रहे हैं। सवाल ये कि अगर इतना ही पसंद है कांग्रेस को जाति के आधार पर सर्वे करवाना, तो फिर जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त क्यों नहीं ये कदम उठाया गया? क्योंकि ये मुद्दा नया नहीं है, सालों से, सदियों से चला आ रहा है। हाँ, वही मैं कहने जा रहा था। इसके पहले देखे आप हिस्ट्री को देखें तो इंदिरा गांधी ने भी इसको माना नहीं था, उनके बेटे ने भी उसको नहीं माना। मतलब राहुल के पिताजी राजीव गांधी ने भी उसको लागू नहीं किया था। ये मुद्दा तो बहुत सालों से चल रहा है, मगर क्या होता है ना, एक्चुअली हम लोग देखिए, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, एक छोटी सी दो लाइन की कहानी दूंगा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, उसको तो पता नहीं होता है, मगर उसे तो लगता है कि अदरक से मैं ठीक हो जाऊंगा, अदरक के टुकड़े से। तो उसकी वजह से वो हर एक प्रकार की प्रयोग करता जा रहा है। ये चल गया तो ठीक है। अभी कांग्रेस के अंदर जब हम बात कर रहे हैं जातिगत
अरे भैया मेरी बात तो, मेरा कहना तो ये है कि यस जातिगत एक करवाओ, चलो सर्वे। जैसे चुनाव होके कोई भी सरकार आए, सरकार वो सर्वे करवाना चालू कर दे, उससे कोई बाधा नहीं है। और उसके साथ में वो भी ध्यान रखा जाए कि खाली बहुल कम्युनिटी की जातियों का सर्वे नहीं होगा, वो लघुमत कम्युनिटी की जातियों का भी सर्वे होगा। पसमानदा मुस्लिम कितने हैं उसका भी सर्वे होना चाहिए। मुस्लिम्स के अंदर भी बहुत सी जातियां हैं, वहां पर क्यों कोई खाता नहीं है। ये मेरा कहने का मतलब यह है कि आजकल ये एक फैशन हो गई है, बहुमती संप्रदाय को कोसने की एक फैशन हो गई है, और वो फैशन को ये लोग आगे ले जा रहे हैं। कितना फायदा चुनाव में होगा वो तो हम देखेंगे। ठीक है प्रेम कुमार जी, ये प्रयोग कितना कारगर साबित होगा, कितना फायदा पहुंचाएगा, कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन समय की जरूरत कितनी महसूस करते हैं इसे आप? क्या लगता है केंद्र सरकार को भी इस पर बात करनी चाहिए और इस पर बात अब होनी चाहिए और केंद्र स्तर पर भी इसे लागू किया जाना चाहिए? देखिए, जातीय जनगणना तो राष्ट्रीय मुद्दा होता है, इसको तो पूरे देश के पैमाने पर ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो भी निर्णय। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना के आंकड़े न यूपीए सरकार में आ पाए और न एनडीए सरकार में आ पाए, लेकिन इसकी जरूरत सियासत महसूस कर रहा है, लोगों को भी इसकी जरूरत है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि बदली हुई परिस्थिति में अब आंकड़े मॉडर्न चाहिए, अपडेटेड आंकड़े चाहिए, नहीं तो रिजर्वेशन हम 1931 के आधार पे आगे लागू नहीं रख सकते। उस पर असंतोष होगा, संख्या बदला है और लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी जाति की संख्या कितनी है और हमें कितना प्रोपोर्शन मिल रहा है रिजर्वेशन। ये एक आवश्यकता है, इस आवश्यकता को राजनीति में भुनाने की कोशिश हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और चुनाव में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, दूसरे जगहों में भी हो रहा है। अब ये लड़ाई इस रूप में कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस का टेक ऑन लेने जा रही है? कांग्रेस अगर जातीय जनगणना के मुद्दे पर सियासत को लाना चाहती है तो क्या बीजेपी इसकी प्रतिक्रिया क्या दे रही है? फिलहाल ठीक है प्रेम जी। अरविंद मोहन सर से मेरा एक सवाल और है। अरविंद मोहन सर, सेंसस पेंडिंग चल रहा है, ये तो है, डिले चल रहा है। 2011 में हुआ था, 2021 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाया। सेंसस तो होना चाहिए, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि कास्ट बेस्ड सर्वे और सेंसस होना चाहिए? क्या वाकई में इसकी जरूरत है? देखिए, रिसोर्सेज मुल्क के जो हैं वो बंटने चाहिए, और अगर रिजर्वेशन के तर्क को हम मानते हैं तो आंकड़े बहुत पक्के होने चाहिए। तो जाति का सर्वे कराने में कोई हर्जा नहीं है, और अगर आंकड़े पता होंगे तो रिसोर्सेज का बंटवारा बेहतर ढंग से होगा। अब ये जरूर है कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है। अभी तक इसको रोका गया था और नहीं किया गया था। पिछला जैसे यूपीए सरकार ने कराया भी एक किस्म का सर्वे, तो न यूपीए सरकार ने वो आंकड़े जारी किए, न बाद की सरकारों ने ये जारी किया। और जब टिकट देना होता है, जब मंत्रिमंडल बनाना होता है, तब सबको जाति याद रहती। रिसोर्सेज के बंटवारे के समय ये चीज़ नहीं याद। रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स करते वक्त याद रहता है, लेकिन फिर उसके बाद बातें भूल जाते हैं। बिल्कुल, सवाल यही है कि आखिर बार बार जनता को बेवकूफ क्यों बनाया जाता है? इसका जिक्र तो सभी राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन फिर लागू होने की बात नहीं होती, और चुनावों से पहले ही क्यों? टाइमिंग को लेकर भी सवाल है। मनु शर्मा जी, आपका शुक्रिया इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी मेहमान जुड़े रहेंगे, चूंकि राजस्थान से आगे बढ़कर अब बात हम मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश में भी राजस्थान के साथ विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कभी भी चुनावी आचार संहिता लागू हो सकती है, और इसके बाद ना तो कोई शिलान्यास होगा, ना ही कोई भूमि पूजन किया जा सकेगा, उद्घाटन और लोकार्पण कुछ नहीं हो पाएगा। अब ऐसे में प्रदेश में कई प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और लोकार्पण की मानो बाढ़ सी आ गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोज किसी न किसी प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और उद्घाटन या फिर लोकार्पण कर रहे हैं। खास बात यह है कि पिछले एक महीने में जिन प्रोजेक्ट्स का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन, लोकार्पण या फिर शुभारंभ किया है, उनमें से कोई भी अभी तक पूरी तरह से वर्किंग कंडीशन में नहीं है। एकात्म धाम, महाकाल लोक फेज 2, ग्लोबल स्किल पार्क हो या फिर जबलपुर में बन रहा प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर, इन सब का लोकार्पण तो कर दिया गया, लेकिन ये सभी अधूरे हैं। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी शुरुआत या निर्माण बीजेपी की शिवराज सरकार ने किया था, लेकिन काम पूरा नहीं होने के बाद भी आनन फानन में उन्हें उद्घाटन लायक बनाकर सीएम ने
फीता काट दिया। तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिन पर लीपापोती की गई, या फिर अभी पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो कई योजनाएं इंट्रोड्यूस कर दी गई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आखिर कब होगा? क्या चुनावों से पहले सिर्फ अपना सियासी फायदा लेने की कोशिश है ये? मध्य प्रदेश में कभी भी आचार संहिता लग सकती है, उससे पहले चुनावी आचार संहिता में लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रदेश के कोने कोने में पहुंच रहे हैं और भूमि पूजन, शिलान्यास और लोकार्पण यानी कि प्रदेश की जनता को कई बड़ी सौगातें देते नजर आ रहे हैं। हालांकि कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट अभी अधूरे हैं, उनमें काम चल रहा है, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद विकास कार्य, भूमि पूजन रुक जाएगा, जिसके चलते सरकार अभी से लगातार विकास कार्यों की रैली यानी कि बौछार पूरे प्रदेश में चल रही है, लगातार सौगातें देती नजर आ रहे हैं। भोपाल में मेट्रो की भी शुरुआत हो गई है। 3 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 किलोमीटर ट्रैक पर चलाकर इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी। यह लगभग 5 किलोमीटर का ट्रायल रन का फेज 1 यानी कि 14 किलोमीटर पूरा होने का डेडलाइन 2022 दिसंबर थी। 9 महीने बाद ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, लेकिन जिस तरीके से ट्रायल रन के लिए 2 स्टेशन तैयार किए गए थे, दोनों स्टेशनों के बीच पड़ने वाले स्टेशनों का लगभग 30 से 40% काम अभी भी अधूरा है। भोपाल वासियों को 6 किलोमीटर सफ़र करने के लिए अभी कम से कम 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। 26 नवंबर 2019 को कमलनाथ ने भोपाल मेट्रो का शिलान्यास किया था और इसकी सारी औपचारिकताएं, जो घोषणाएं हुई हैं, वो बीजेपी की सरकार ने की हैं। मैं भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट पे हूँ। सामने देख सकते हैं सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन है, किस तरीके से अभी काम चल रहा है, वर्कर लगे हुए हैं और लगभग अभी काम कर रहे हैं। तो माना ये जा रहा है कि अभी इस मेट्रो प्रोजेक्ट में 1 साल का समय और लगने वाला है, यानी कि भोपाल के वासियों को 1 साल बाद भोपाल मेट्रो का सफ़र नसीब होगा। हालांकि सरकार ने हरी झंडी दिखाकर इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह बता दिया है कि प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, यानी कि 2 से 3 महीने का दावा किया जा रहा है कि 3 महीने बाद इस प्रोजेक्ट को शुरू हो जाएगा। हरी झंडी तो दे दी गई है, लेकिन अभी इस प्रोजेक्टों में तमाम वक्त लगने वाले हैं। ऐसे ही पूरे प्रदेश में लगातार विकास कार्यों की बौछार चल रही है। तमाम सरकार के मंत्री, विधायक और बीजेपी के कई दिग्गज लीडर, जिन ऐसे लीडर जो उनको बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया है, वो भी लगातार भूमि पूजन, विकास कार्यों का शिलान्यास करते नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील वर्मा के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज़ भोपाल। इंदौर शहर आज मेट्रो युग में, हम इंदौर की मेट्रो ट्रेन में ही मौजूद है। सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इंदौर ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, जिसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री ने यहाँ पर किया है और 6 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए मुख्यमंत्री गांधीनगर से इन्फोसिस चौराहे तक पहुँचे थे। साथ ही मुख्यमंत्री के साथ सांसद सहित अन्य लोग भी थे। मेट्रो ट्रेन में मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, उनका क्या कहना है कि कितना मेट्रो ट्रेन के सफ़र में जब वो आए हैं उनको कैसा लगा। आपने मेट्रो ट्रेन का सफ़र किया अभी? जी, बहुत बढ़िया सफ़र था। मालूम ही नहीं पड़ा कि वाले स्टेशन से वाले स्टेशन कब आ गया। बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब मैं बहुत टाइम से बाहर देख रहा था, ये मैं चाह रहा था कि इंदौर में आए और आज इंदौर में आई है, तो मैं चाहूँगा जल्दी जल्दी ये स्टार्ट हो और सब इस चीज़ का उठाएं लाभ। बिल्कुल, ये मेट्रो ट्रेन में इन्होंने सफ़र किया, इन्हें काफ़ी अच्छा लगा। हम और भी पूछते हैं, मैम मेट्रो ट्रेन में सफ़र किया, क्या कहेंगी? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम बैठी हूँ मेट्रो में, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है और अभी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, मज़ा आ रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना जोश है मेट्रो ट्रेन में सफ़र करने वालों का, और जिन लोगों ने सफ़र किया है उन्हें काफ़ी अच्छा भी लगा कि आखिरकार उन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मेट्रो ट्रेन का यहाँ पर सफ़र किया है। बहरहाल मुख्यमंत्री ने मेट्रो ट्रेन का जो ये शुभारंभ है ये किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी घोषणा की है कि जो मेट्रो ट्रेन है वह इंदौर से वाया सावेर और उज्जैन तक चलाई जाएगी। साथ ही इंदौर पीथमपुर चलाने की भी उन्होंने घोषणा की है कि जल्द ही इसकी भी शुरुआत की जाएगी, ताकि मध्य प्रदेश वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा सौगात और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर विकास हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट लाला के साथ नाज पटेल, इंडिया न्यूज़, इंदौर। तो देखिए, जब कोई चुनाव होता है तो उससे पहले घोषणा पत्र जारी किया जाता है, मैनिफेस्टो जारी किया जाता है, जिसमें तमाम तरह के लोक लुभावन वादे और दावे किए जाते हैं। अब चूंकि अगला चुनाव सर पर है, ऐसे में सभी योजनाओं पर लीपापोती हो रही है। जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा करने की एक होड़ सी मची हुई है। पहले से ही मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, अरविंद जी, हिमांशु जी, प्रेम जी। मेरे साथ मध्य प्रदेश के रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया भी जुड़ गए हैं। प्रभु पटेरिया, पहले आपसे ही मैं शुरुआत कर लेती हूँ। मध्य प्रदेश
पर चूंकि हम आगे जिक्र कर रहे हैं, कितनी ऐसी योजनाएं हैं जिनका पिछले 1 महीने में मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया है। फ्रीबीज पर तो कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था, लेकिन इस पर भी क्या ध्यान दिए जाने की जरूरत है कि लीपापोती किस तरह से हो रही है। जो वादे किए गए थे उन्हें महज लोगों को दिखाने के लिए पूरा करना है। जी बिल्कुल अंजलि, यदि हम कहें 2 दिन पहले ही 53,000 करोड़ से ज्यादा के 14,000 से ज्यादा विकास की योजनाएं, जिनमें बहुत सारे का काम हो गया था, उनका लोकार्पण किया गया है। और बाकी योजनाएं ऐसी हैं जिनका भूमि पूजन शिलान्यास किया गया है, जिसमें 60% योजनाएं शहरों से या कस्बों से जुड़ी हैं, जो नगरीय विकास विभाग के मातहत आती हैं। तो ऐसी योजनाओं का जो कि घोषणाएं मुख्यमंत्री की रही या मंत्रियों की घोषणाएं रही या बजट में जिनको शामिल किया गया था, ऐसे कार्य हैं जो कुछ कार्य पूरे हुए थे जिनका लोकार्पण किया गया है, कुछ का भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम अभी 2 दिन पहले इकट्ठा किया गया है। इसके अलावा भी लगातार चल रहा है। जैसा अभी हमारे यहाँ से भोपाल के रिपोर्टर बता रहे थे, जो मंत्री हैं विश्वास सारंग, उन्हें अपने क्षेत्र में एक मंदिर का को लोक बनाने के लिए, हनुमान लोक बनाने के लिए वहां पे भी कल उन्होंने भूमि पूजन किया है। तो इस तरीके से हर स्तर पर, अलग अलग स्तर पर जो नेता है, जिनने जो घोषणाएं की हैं, जो उनकी पब्लिक डिमांड है, उसको पूरा करने की कोशिश वो आचार संहिता लगने के पहले कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये जो भी सरकार होती है, चाहे वे सरकार है, तो एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव आचार संहिता लगने की तारीख बिल्कुल करीब आ गई थी। इस तरीके के कार्यक्रम हर बार होते हैं, लेकिन इस बार पैमाना यदि हम कहें तो कुछ ज्यादा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मेट्रो की जो अभी बात हो रही थी कि मेट्रो का ट्रायल रन किया गया है, मेट्रो भी पूरी चल नहीं पाई। बिल्कुल इसी का जिक्र हम कर रहे हैं कि लीपापोती आखिरी वक्त में हो रही है। अरविंद सर, ऐसा नहीं है कि जो पहले वादे बजट में या फिर मैनिफेस्टो में किए गए थे उन्हें पूरा किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि नई योजनाएं इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। कैसे इम्प्लीमेंट होगी, क्या योजना में है, किसके लिए योजना है, सब पर कोई चर्चा नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन सिर्फ योजनाएं इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। क्या लगता है ये मामा की वापसी करवा पाएगी मध्य प्रदेश में? ये ये सिराज जी का ही मामला नहीं है, ये हर चीफ मिनिस्टर का मामला है, प्रधानमंत्री का मामला है। आप देखेंगे चुनाव के ठीक पहले विज्ञापनों की कैसी बाढ़ आती है। आप योजनाओं की कह रही हैं, ठीक इसी किस्म से विज्ञापनों की बाढ़ आती है और सबको ये भरोसा रहता है कि विज्ञापन दे के वो शायद लोगों को अपनी बात पहुंचा देंगे और अपने पक्ष में कर देंगे। उतने भर से मेरे ख्याल लोग वोट नहीं देते हैं या वोट का फैसला नहीं होता। योजनाओं से निश्चित रूप से छवि बनती बिगड़ती है और ऐसे कामों से भी बनती है, लेकिन ठीक चुनाव के पहले क्यों होता है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सब लोग अपना अपना हिसाब लगाए रहते हैं और ये भ्रम नेताओं को रहना चाहिए मेरे ख्याल से। ये असल में चुनाव का डर ही है कि विज्ञापन ज्यादा करा लो, नए प्रोजेक्ट ज्यादा दे दो, नए प्रोजेक्ट की घोषणा कर दो। सिर्फ घोषणा एक दिन में इससे टेलीपैथी से मैंने दूर से इसको पर्दा हटा के लोग कहीं का प्रोजेक्ट कहीं उद्घाटन कर देते। जब बाध्यता ऐसी हो जाती है कि 26 जगह नहीं पहुंच सकते तो 26 प्रोजेक्ट एक ही जगह से उसका उद्घाटन हो जाता है। तो इस तरह का भ्रम नेताओं में रहना चाहिए। मेरे ख्याल से ये कोई बुरी बात नहीं है। डेमोक्रेसी में अगर वोटर का डर रहेगा तो वो शायद चीजों को ट्रैक पर ले आए। ठीक है प्रेम जी, क्या ये डर है अखरता जी? प्रेम जी, क्या ये डर है मध्य प्रदेश बीजेपी में? क्या उन्हें लग रहा है कि कमलनाथ ना आ जाए, कांग्रेस ना आ जाए? यही वजह कि फ्रीबीज का ऐलान तो हो ही रहा है, लेकिन एंड मोमेंट पर नई नई योजनाएं भी इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। ये तो ट्रेडिशनली चलता ही है। अरविंद पवन जी ने सही कहा, हर पार्टी ऐसा करती है, हर नेता ऐसा करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में तो खास बात जुड़ गई कि शिवराज सिंह चौहान इस बहाने पूछ रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ से भी वो रिलेट हो रहा है। भीतर पार्टी के भीतर जो अंदरूनी संघर्ष होता है उसमें भी इन चीजों का इस्तेमाल होने लगा। ये नई बात नजर आ रही है। हम देखेंगे जैसे प्री मानसून और मानसून होता है। प्री मानसून में बारिश होती है तो मानसून में एक अच्छी बारिश होती है, लेकिन चुनाव का जो मौसम है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ये प्री इलेक्शन जो बारिश हो रही है घोषणाओं की, ये ज्यादा प्रचंड है, और जब मानसून आएगा आफ्टर इलेक्शन तो उस समय ये सुस्त रहेंगे, सूखा रहेगा या बहुत सामान्य रहेगा। तो ये जो टेंडेंसी है, वास्तव में लोकार्पण महत्वपूर्ण चीज है, भूमि पूजन महत्वपूर्ण नहीं है। कहने का मतलब आप फीता काटिए, आप अपने काम का श्रेय ले रहे हैं, लेकिन हम अगली बार चुनाव में अभी आपको जनादेश लेना है और आप कह रहे हैं कि हम ये करेंगे और उसका भूमि पूजन कर दे रहे हैं, तो ये अनैतिक हो जाता है, क्योंकि आपको तो जनता देगी जनादेश,
तब आप करेंगे। ये सब पर लागू हिमांशु होती जी, है। पब्लिक के लिए, जनता के लिए कहा जाता है कि कुछ मुद्दों पर जनता बहुत भोली है, बहुत सीधी है, लेकिन कई चीजों में बहुत स्मार्ट भी है जनता। अब उतना बेवकूफ बनाना आसान नहीं है लोगों को। लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि किन किन बातों का जिक्र किया था चुनावों से पहले, क्या पूरा हुआ, क्या अधूरा है, कौन सा काम आखिरी मोमेंट पर हो रहा है। तो जनता क्या इतनी आसानी से बहक जाएगी इन सब चीजों से कि आखिरी एंड मोमेंट पर आप लीपापोती कर रहे हैं, हरी झंडी तो दिखा रहे हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है फिर? नहीं, जनता जानती है, अकाउंटेबिलिटी मांगती है, और जनता को पता है कि उसके लिए तो पांच साल में एक ही दिन आता है, जो एक दिन उसको उसका फैसला देना है। जब तक बात है, देखो, लोकार्पण करना प्रोजेक्ट मतलब लोगों को देना, तो वो ठीक है। नए की जब बात आती है तो चुनाव के 1 महीने पहले, चुनाव के 4 दिन पहले एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया जाता है, वो सीधी सी बात है। और ये डर पॉलिटिशियंस में रहना बहुत जरूरी है लोकशाही के अंदर। भारतीय लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हरेक राजकारणी के दिल के अंदर वो एक डर बना रहेगा कि अगले बारी लोग मुझे उखाड़ के फेंक देंगे। और यही डर इनसे, ये फ्रीबीज का कल्चर और ये ये करना, वो करना, ये प्रॉमिस करना, फलाना करना, डिक्लेयर करना, वो सब करवाता है। कितने फुलफिल होते हैं वो हम देखते हैं, मगर अकाउंटेबिलिटी आने लगी है। पिछले 2 बारी से जिस प्रकार से लोग वोट करके आए हैं, उससे पता चल रहा है। देखो, पिछले बारी भी भाजपा को एक्चुअली कांग्रेस ने नहीं जिताया, प्रजा ने नहीं जिताया था, कांग्रेस को जिताया था। वो तो ठीक है, कांग्रेस अपने बल से टूट गई और मामा जी फिर से मुख्य प्रधान बन गए, वो बात तो है। ठीक है प्रभु पटेरिया, चूंकि आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है तारीखों के ऐलान के साथ ही, अपना रिपोर्ट कार्ड पिछले 5 साल का जनता के बीच लेकर जाना होगा शिवराज सरकार को, उनके मंत्रियों को। ऐसे में 19 साल की एज उनको बची है। हाँ ठीक है प्रभु पटेरिया, चूंकि रिपोर्ट कार्ड लेकर अब जाना है, कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो कही गई थी सरकार की तरफ से, बजट में जिनको लाया गया था, जिसको मैनिफेस्टो में शामिल किया गया था, जो पूरी हुई हैं, कितनी अधूरी हैं, ये आंकड़ा भी रखिए सामने। देखिए जो अभी जो मुख्यमंत्री जिनका भूमि पूजन किया है, ऐसी करीब हम यदि कहें तो इससे 20,000 करोड़ की योजनाएं हैं जो आगे पूरी होनी है, जो पूरी नहीं हुई है। लेकिन ये बड़ी बात यहाँ पर जो निकल कर आती है, सरकार आखिरी में जल्दी क्यों करती है? वो जल्दी इसलिए करती है कि वो उन योजनाओं को रिकॉर्ड पर आ जाए जो उनकी घोषणाएं थी या जो पब्लिक डिमांड आई थी, जो विधायकों से उनकी डिमांड आई थी। वो योजनाओं के भूमि पूजन शिलान्यास यदि वो करते हैं तो रिकॉर्ड पर आ जाती है, सरकार बदलती है, सरकार वही रहेगी मध्य प्रदेश में अगले चुनाव के बाद, जो भी सरकार बनेगी, कांग्रेस की बने या किसी और पार्टी की बने, तो उस सरकार की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए, क्योंकि उसके लिए बजट एलोकेशन हो जाता है, उसके लिए पूरा डीपीआर वगैरह तैयार हो जाता है, तो एक सरकारी रिकॉर्ड में आ जाता है। तो वो एक लालच होता है सरकारों का कि हमने घोषणा की थी 5 साल पहले और 5 साल पूरे होने के पहले उसको लिए काम शुरुआत करके हम देकर जा रहे हैं। तो इस ऐसी यदि हम कहें तो 20,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट हैं मध्य प्रदेश के, जो अभी पाइपलाइन में है, जिनका लोकार्पण या भूमि पूजन हो गया। इसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर केन बेतवा का है, जो पिछले 1.5 दशक से चल रहा है, जिसका कि अभी प्रधानमंत्री के द्वारा उसके डैम की आधारशिला रखी जानी थी, लेकिन कुछ किन्हीं कारणों से वो अभी रखी नहीं जा सकती। और ये प्रोजेक्ट है जो आने वाली सरकार के जिम्मे आए, जो भी सरकार आएगी वो उस प्रोजेक्ट को लिए भूमि पूजन करेगी, उस प्रोजेक्ट को पूरा कराएगी। तो इस तरीके से कार्यक्रम सरकार दर सरकार चलते रहते हैं। तो लालच, जो मैंने कहा, लालच सरकारों का वही होता है कि हमने बिल्कुल ठीक है, ये श्रेय लेने की होड़ तो हम हमेशा ही हर राज्य में हर राजनीतिक दल के बीच देखते हैं। लेकिन आलोक सर, अगर हम बात करें चुनावों की, चूंकि चुनाव बेहद नजदीक हैं और जो वादे और दावे किए गए वो तो पूरा करना ही होगा, इसकी श्रेय तो, इसकी होड़ तो मची ही रहती है। लेकिन अगर बीजेपी की लिस्ट पर हम नजर डालें तो लिस्ट ने भी सबको चौंकाया। जिन कंधों पर जिम्मेदारी थी, जो प्रभारी थे, जिन पर जिम्मेदारी थी चुनाव ठीक ठाक संपन्न कराने की, उनको मैदान में उतार दिया गया। अरविंद सर, उनको मैदान में उतार दिया गया चुनाव लड़ने के लिए। तो ऐसे में ये बीजेपी का भय है, बीजेपी का खौफ है कि सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए आपने उतार दिया, केंद्रीय मंत्रियों को आपने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया। अरविंद सर, खौफ कहिए या नई स्ट्रेटजी कहिए, और ये स्ट्रेटजी गुजरात में अपनाई गई है और सफल हुई। तो इसलिए सिर्फ ये कहना कि खौफ के चलते ही नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी रहती है हर सरकार के खिलाफ, और अगर कैंडिडेट बदल दिया जाए तो एंटी इनकम्बेंसी कुछ उनके साथ विदा हो जाती है। लोगों का गुस्सा अपने विधायक से, अपने मंत्री से, अपने सांसद से,
चीफ मिनिस्टर से रहता है और उनको विदा किया जाए तो उनके साथ वो गुस्सा चला जाए, नए आदमी तो नहीं आएगा। तो ये एक स्ट्रेटजी भी है और इस स्ट्रेटजी ने गुजरात में तो जबरदस्त सफलता दिलाई, लेकिन बाकी राज्यों में ये उस तरह से सफल नहीं हुई। कई राज्यों में इसका नुकसान हुआ है। मैं तो मानता हूं कि बिहार जैसे राज्य में बहुत सेंसिटिव जो पॉलिटिकल राज्य है वहाँ बीजेपी ने पुराने लीडरशिप को किनारे करने से नुकसान उठाया है। तो अब यहाँ क्या होगा ये कहना मुश्किल है। राजस्थान और मध्य प्रदेश पे इस बार सबकी नज़र है और मध्य प्रदेश में कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं, लेकिन लगता है कि इस स्ट्रेटजी को लेकर राजस्थान में थोड़ी नाराजगी ज़्यादा है। तो इसलिए अभी भी वहाँ ये अनिश्चय बना हुआ है कि वसुंधरा राजे का क्या होगा, उनको आगे करके लड़ा जाएगा, दूसरे कौन लोग होंगे, क्या किया जाएगा, क्या वहाँ मंत्रियों को और सांसदों को भेजा जाएगा केंद्र से, ये सब अनिश्चय अभी लगा हुआ है। बिल्कुल, तो चूंकि ये राजस्थान का के लिए मामला अभी है इसे जी राजस्थान के लिए अभी पत्ते नहीं खोले हैं। राजस्थान में भी क्या यही स्ट्रैटेजी होगी बीजेपी की, ये देखना होगा। बहरहाल प्रेम कुमार जी, क्या लगता है आपको, एंड मोमेंट पर लीपापोती तो अपने फायदे के लिए कर दी जाती है, लेकिन फिर ये जनता पर भारी पड़ती है। जल्दबाजी में आप योजनाएं पूरे करने में तो एंड मोमेंट पर लग जाते हैं, लेकिन फिर हादसे हो जाते हैं जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता है। इसके लिए फिर कौन जिम्मेदार होगा? अंजलि जी देखिए, जो हादसे या दुर्घटनाएं होती हैं वो भ्रष्टाचार के कारण होती हैं। इन उद्घाटन या इसको घोषणा देन करने के लिए नहीं होती। प्रोजेक्ट होता है, प्लान होता है, इसकी घोषणा से मुझे नहीं लगता कि कोई विरोध है। ये हो सकता है कि कुछ चुनावी लाभ के लिए कोशिश की जा रही हो, लेकिन चुनावी लाभ के लिए अंततः भी जनता के लिए ही घोषणाएं हो रही। तो ये मुझे लगता है ये वेलकम करने लायक बात होती है। हाँ, जो भ्रष्टाचार के कारण जो प्रोजेक्ट गड़बड़ा जाते हैं वो निश्चित रूप से उस पर वो भ्रष्टाचार मुद्दा है, वो उस पर काम होना चाहिए, उस पर वर्क होना चाहिए। लेकिन चुनाव का ये मौसम कम से कम एक स्पर्धा तो करता है, अकाउंटेबल तो बनाता है, अकाउंटेबिलिटी की याद तो दिलाता है सरकारों को, राजनेताओं को, नेताओं को कि जनता के प्रति आपको जवाबदेह रहना है। इस नजरिए से भी हम इसको देख सकते हैं। हमेशा हम हालांकि आलोचनात्मक नजरिए से देखते हैं कि चुनाव के समय में घोषणाएं की जा रही हैं और फ्री बीज वगैरह टर्म भी आता है, तो फ्री बीज भी डिफाइंड चीजें नहीं है और लोक कल्याणकारी योजनाएं में बहुत सारी जरूरी होती है और बहुत सारी फ्रीबीज कहलाती है। ये भी डिबेटेबल है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामलों में चुन रहा है, इनसे सवाल जवाब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये मुद्दा इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल हर बार जनता का समर्थन बिल्कुल, मुझे लगता है ये हम हमेशा देखते हैं और शायद आगे भी देखते ही आएंगे, क्योंकि अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए कोई भी राजनीतिक दल इस तरह से करता ही है, चाहे वो मुफ्त में घोषणाएं हो, मुफ्त की चीजें देने की बात हो, या फिर एंड मोमेंट पर योजनाएं पूरा करने का काम हो, लीपापोती का काम हो। आपका बहुत शुक्रिया अरविंद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रभु पटेरिया, प्रेम जी, हिमांशु जी, सभी का शुक्रिया खास चर्चा में शामिल होने के लिए।